हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी स्वस्थ भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो कैसे मूव करेगा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसे हम समझते हैं। आइए तो मेरे साथ समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पहले इसकी जो है वैसे समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। जैसे कोई दो चार्ज, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दे रखी है हमें कितनी, ये डी दे रखी है। और ये जो डिस्टेंस रहती है इनके बीच में वो बहुत कम रहती है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस रहती है डी, दो चार्ज अपोजिट चार्ज के बीच में। तो हमारा ये क्या हो गया, डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, डाइपोल किसे कहते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस से हमें कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रख दिए गए हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, डाइपोल। तो डाइपोल की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये जो बीच में रहता है ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो हम यहाँ डिस्टेंस ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई बात नहीं। और तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, डाइपोल। तो हम अब देखते हैं कि अगर हमें इनका डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे पहले हम डाइपोल मोमेंट की क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, चार्ज लेते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्ज एंड उनके बीच में जो कितना डिस्टेंस दे रखा है। तो चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हमने तो चार्ज ले रखे हैं इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो जो चार्ज का हम कर लेते हैं वो यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइपोल मोमेंट और डाइपोल क्या होता है। तो हम अभी देख लेते हैं, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, इसकी यूनिट भी समझेंगे अभी। जैसे हमें डाइपोल मोमेंट को, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम P से। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसको P से डिनोट किया जाता है। तो हमें अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, Q डॉट D। तो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू डी, ठीक है। और ये इस डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और जो सेपरेट किए जाते हैं वो स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच, इनके जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो स्मॉल ही रहता है। तो आपने डाइपोल समझ लिया और डाइपोल मोमेंट समझ लिया। तो डाइपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी कूलॉम मीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं समझना है, ठीक है। ये क्या है,
किलोमीटर है, इसको सेंटीमीटर जल्दबाजी में आप पढ़ते हैं कि सेंटीमीटर लिखा, नहीं ये सेंटीमीटर नहीं, ये क्या है किलोमीटर। क्यों, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसका यूनिट होता है मीटर। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट हम इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इसके बारे में करने वाले एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, और ये आपको दे रखा है 2, मतलब ये सिस्टम दे रखा है आपको, ये 2q है, और ये प्लस q, और ये प्लस q, और ये थीटा 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको निकालना है नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो L दे रखी है, क्या है L। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे, चार्ज इंटू जो बीच में डिस्टेंस दे रखी है वो। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे, जैसे आपने देखा कि ये दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस क्यू यहाँ पे ले लेंगे, और एक माइनस क्यू ये ले लेंगे, तो ये माइनस के 2q हो गया, माइनस के 2q इस पॉइंट पे है वो हो गया, ठीक है। L डिस्टेंस ये है आपकी, और L डिस्टेंस ये दे रखी है, प्लस q ये दे रखा है, और प्लस q ये दे रखा है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि जो माइनस के 2q था उसको तोड़ के हमने माइनस माइनस तो अलग लिख लिए, ये अपनी सॉल्व करने के लिए लिख लिए, ऐसे अलग नहीं कर सकते। तो क्या है, हमारा एक पेयर है ना वो ये बन जाएगा, एक पेयर हमारा ये बन गया, और एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। तो हमारे 2 पेयर हो गए। तो हम यहां से निकाल लेंगे कैसे, P1, इसको हम अगर P1 मान लें और इसको P2 मान लें, इस वाले को P2, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ स्फीयर की वजह से और स्फीयर की वजह से P1 मान लिया। तो हम देखेंगे कि दोनों चार्ज सेम हैं, यहाँ माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, और L डिस्टेंस हमारे दोनों के बीच में दे रखी है। तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू L, Q चार्ज एंड इसके बीच में जो डिस्टेंस रखी है वो कितनी हो जाएगी, QL। तो ये आपने यहाँ से देख लिया, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो हमारा ये क्या निकला, P1 इक्वल टू P2, लेकिन हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेट के लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है P नेट इक्वल टू, जब ये दोनों वेक्टर मान लीजिए, दोनों ये वेक्टर हैं, इनके बीच में 60 डिग्री दे रखा है, तो हम जब नेट इलेक्ट्रिक निकालते थे, मतलब नेट वेक्टर किसी का अगर निकालते थे तो कैसे निकालते थे, रूट में P1 का स्क्वायर प्लस के P2 का स्क्वायर प्लस के 2 cos थीटा, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो P नेट इक्वल टू QL का स्क्वायर, ये सब रूट में ही रहेगा यहाँ, प्लस के QL का स्क्वायर प्लस के 2, और यहाँ पे ये 2P1 P2 होता है, ठीक है, 2P1 P2 cos थीटा। तो 2P1 और ये Q1, ये P1 और ये P2, तो क्या यहाँ हो जाएगा, ये QL का स्क्वायर, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, तो यहाँ पे आपकी 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका कितना बचा, 1 2 3, तो आपका यहाँ लिख लेते हैं ये, तो ये कितना बचा, तो ये बचा आपका P नेट इक्वल टू रूट में 3QL का होल स्क्वायर, ठीक है। तो P नेट आपका कितना आएगा, P नेट इक्वल टू रूट 3QL,
तो आपका ये आंसर हो गया। तो आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब बड़ी 60 डिग्री पे जो रखे थे, तो हमने जो नेट निकाला वो कितना आया, √3QL। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, इसका √3QL ही आएगा। ठीक है, तो आपने को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो आप हो सकता है आप दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, इसी तरीका है। इस तरीके से आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आपको दे रखा हो अगर 2Q, तो इसको QQ में तोड़ लीजिए, 2 पेयर बना लीजिए, और जैसे हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा उस पर। तो अभी आप नोट डाउन कीजिए इसको। तो फ्रेंड्स, हम समझ चुके हैं डाइपोल क्या होता है, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं एक अच्छा सा कंसेप्ट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को उठा के रख देते हैं तो क्या होगा। तो हम देखिए, आइए मेरे साथ देखते हैं। जैसे आपको दे रखी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, किसी डाइपोल को उठा के इसमें पटक देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कोई डाइपोल है। तो डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का एक सिस्टम। तो एक ये सिस्टम है, क्या है, डाइपोल। तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये P है, ये डाइपोल है, ये हमने ऐसे करके इसमें रख दिया। तो क्या है कि इस तरफ फोर्स लगेगा। आपने देखा होगा कि जब कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो नेगेटिव होता है, उसका तो इलेक्ट्रिक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका में उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। तो कितना, इस तरफ जो फोर्स लगेगा QE, और इस तरफ ये QE पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड -Q की वजह से अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो Q इधर जो फोर्स लग रहा है वो और इधर लग रहा है, तो हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, और इसको जो घुमा के इस इक्विलिब्रियम में ले आएगा तो वो कौन लेके आएगा, इसको रोटेट कराएगा, वो कहलाएगा टॉर्क। इसको क्या है कि ऐसे रोटेट कराएंगे, ये है, इसको ऐसे रोटेट करा के यहाँ तक ले आएगा, या फिर ऐसे करेगा रोटेट, कैसे भी रोटेट कराना है इसको ऐसे, तो इसको टॉर्क रोटेट कराएगा, वो भी एक तरह का फोर्स ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोर्स है चार्ज की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट दोनों अपोजिट हैं, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, F नेट इक्वल टू 0, और टॉर्क, सेकेंड नंबर टॉर्क। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हमारा जो टॉर्क है वो क्या होगा, वो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट क्रॉस E, जो कि हो जाता है PE sin थीटा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है। और F नेट है वो तो 0 हो ही जाता है, लेकिन हम डाइपोल मोमेंट की अगर एनर्जी भी निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू, ठीक है, U इक्वल टू P डॉट E, जो कि PE cos थीटा होती है। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो PE cos थीटा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको खोलते हैं तो PE sin थीटा। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि F नेट 0 हो गया, और जो टॉर्क है वो कितना हुआ, P क्रॉस E। P क्रॉस E को PE sin थीटा ओपन करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं PE sin थीटा। थीटा कौन सा दे रखा होगा हमें, थीटा ये दे रखा होगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देख लिया है कि जो एनर्जी है इनके बीच में, अगर जो डाइपोल है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो ये होगी। तो अभी हम देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर हम देखते हैं कि कब ये सिस्टम अनस्टेबल होगा और कब स्टेबल होगा। चलो इसी स्लाइड में देख लेते हैं इस तरफ। जैसे स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल
तो ये स्टेबल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ई इधर होगा और पी की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में कितना थीटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पीई। यहां से आप देख सकते हैं यहाँ माइनस के पीई होता है। ठीक है, माइनस के पीई, तो यहाँ माइनस के पीई कॉस थीटा हो गया। तो माइनस के पीई कॉस थीटा अगर हमें दे रखा है 0, तो हमारा माइनस पीई हो जाएगा, जो कि हमारा ये दे रखा है। जब हमें दे रखा हो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी की मिनिमम होती है, तब वो क्या होता है, स्टेबल रहता है। तो हमारा यहाँ पे जो डाइपोल है, अगर हमारा थीटा 0 है, थीटा ये डाइपोल है, इसका यहाँ रख देंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ये स्टेबल डाइपोल हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल स्टेबल रहेगा। तो अनस्टेबल कब रहेगा, यहां से देख लेते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू 180 कर दो, तो क्या होगा, थीटा 180 हो गया, तो ये पी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। और यहां से आप जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहां से देखना पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पीई कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये पीई यहाँ पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो कॉस 180 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितनी होती है, -1। जब ये -1 और ये माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की मैक्सिमम रहती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि स्टेबल रहेगा तब थीटा 0 रहेगा, और अनस्टेबल रहेगा तब वो थीटा 180 पर रहेगा। अगर हम किसी डाइपोल को ऐसे डाल लेते, जैसे जो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है वो हमारा हो गया कौन सा कलर, चार्ज हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, और जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं इससे, ये हमारा क्यू है। ठीक है, अब आपको हमें अच्छी तरह समझा सकता हूं मैं तुम्हें। जैसे हमारा ये है, अगर ये थीटा है, अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री पे हो गया, ये इधर चार्ज क्यू है और ये है। तो आपने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डाइपोल की, तो क्या होगा, 180 पे हो जाएगा ना। तो 180 पे जब हम रख देते हैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। और अगर 0 डिग्री पे रखेंगे उस डाइपोल को इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की में, तो वो स्टेबल रहता है। तो आपने यहाँ पे ये सब सीख लिया है। तो दोस्तों अभी हम देख चुके हैं कि अगर डाइपोल अगर है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखा है तो उसका जो टॉर्क है वो कैसे निकालते हैं, उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर उसका टाइम पीरियड भी कैसे निकालते हैं। जैसे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और इसमें हमने कोई एक ये डाइपोल है ये रख रखा है, तो ये थीटा दे रखा है। तो क्या होगा, जब ये डाइपोल है, जब इसको रोटेट होगा ऐसे, तो यहाँ टॉर्क लगेगा। तो ये टॉर्क है वो कैसे निकालते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकालेंगे। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो याद रखना आप लोग। तो टाइम पीरियड का यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे क्वेश्चन कर लेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई ऊपर रूट में I अपॉन पीई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो अगर ये थीटा स्मॉल दे रखा है, ऐसा टाइम पीरियड क्यों निकालेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड निकलते हैं क्योंकि जब थीटा स्मॉल रहेगा ना तो ये एसएचएम करने लगेगा, अपनी जगह पे एसएचएम करने लगेगा, तो जिससे टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। तो आपको अगर टाइम पीरियड पूछा है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला 2 पाई I अपॉन पीई करके निकाल सकते हैं। अगर टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया था पीई साइन थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल दे रखा है, तो क्या करते हैं हम साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू पीई थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, और कोई आपको ये रॉड दे रखी है, ठीक है, जिसपे यहाँ पे प्लस चार्ज दे रखा है और यहाँ ये माइनस चार्ज दे रखा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L दे रखी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें L दे रखी है और ये
क्यू यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो हमें पूछा है फाइंड टाइम पीरियड, तो आपको इसका निकालना है टाइम पीरियड। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है और इसमें क्या होगा कि आपको टाइम पीरियड पूछ लिया है तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये आई दे रखा है, आप पूछेंगे कि ये आई क्या होता है, तो आई मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये जो हमें रोटेशन की जो एक्सिस होती है उसके अबाउट निकालते हैं, तो इसको हम निकालना सिखाएंगे अभी। यहाँ पे देख लेना, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्या, इसका टाइम पीरियड, तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, ये दे रखा है आपको रूट में आई अपॉन पी ई। यहाँ पे पी क्या है डाइपोल मूवमेंट, पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट, तो हम ऐसे करके निकालेंगे। तो आई क्या होता है, जब कोई ये क्या दे रखी है, रॉड दे रखी है, ठीक है, ये क्या है, रॉड है। तो जो रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो आई इजकल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये कब निकलता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, जब कोई रॉड दे रखी है और उसके मिडिल से, सेंटर से अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, आई इजकल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर यही क्या होता, कॉर्नर पे होता तो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई इजकल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। ये याद रखना आप कि किसी रॉड के अगर किस एक्सिस से, इसका जो क्रॉस सेक्शन है मतलब एक्सिस है वो यहाँ इसके सेंटर मिडिल से लिया गया, रॉड है इसके मिडिल से लिया गया है, ठीक है। अगर यही रॉड इस कॉर्नर पे दे रखी होती ऐसे, तो आप कैसे निकालते, एम एल स्क्वायर बाई 3 निकाल देते, ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 निकाल लिया है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 पाई रूट में क्या होगा, ये एम एल स्क्वायर बाई 12 और आप पी कितना निकाल लोगे, क्यू एल बाई 2 और ई, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकल आएगा। तो ये आपने देख लिया कि अगर कोई थीटा एंगल पे डाइपोल दे रखा है, स्मॉल थीटा एंगल है, तो उसका जो टॉर्क निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेंगे, तो ये आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, टाइम पीरियड निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई हमने ये डाइपोल रख दिया है, ठीक है, और जो डाइपोल की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो क्या है कि जो हम लाइन खींचे हैं, जो हमने लाइन खींची है इसके डायरेक्शन में, जो हमें जो डाइपोल दे रखा है P, जो डाइपोल आपको दिखाई दे रहा हो P, वो इसी लाइन के ऊपर है, ये नीचे नहीं है, जस्ट ब्लैक वाली जो लाइन दिखाई दे रही है उसी के ऊपर है। और इसी डायरेक्शन में हमने जो ब्लैक वाली लाइन आगे बढ़ा दी है इस तरफ और या इस तरफ, किसी तरह अगर हम डाइपोल की डायरेक्शन में, डाइपोल जो रखा है हमें उसकी दोनों तरफ अगर कोई लाइन खींच देते हैं उसी डायरेक्शन में, तो जैसे डाइपोल दे रखा है हमारा ये है और इसी डायरेक्शन में हमने कोई लाइन खींच दी है और ये हमारा डाइपोल था, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, एक्सियल लाइन। तो ये वाली जो लाइन है वो एक्सियल लाइन कहलाएगी। अगर डाइपोल के हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारी ये मिटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमें दे रखा है, जो डाइपोल की डायरेक्शन में जो लाइन दे रखी है ये वाली लाइन, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सियल। और जो डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने खींच रखी है उसको क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल। तो ये वाली है वो इक्वेटोरियल हो गई और ये वाली है वो एक्सियल हो गई। तो हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो कहाँ पे, एक्सियल पे, तो ये डाइपोल रखा है, हमें कई पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई, और इनके बीच की जो पॉइंट है और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हमें आर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ई एक्सियल इजकल टू 2kp, ये अप्रोक्स में रहती है 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हमें एक्सियल डायरेक्शन में निकालनी है क्या, ई,
और एक्सियल डायरेक्शन क्या होती है कि डाइपोल दे रखा है, उसी के डायरेक्शन में हमें कोई लाइन खींच ली है और उसी लाइन पे कोई पॉइंट दे रखा है, तो हमें वहां पे पूछिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ई एक्सियल इक्वल टू 2kp/r³ निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पोटेंशियल पूछे, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, पोटेंशियल भी तो पूछ सकता है ना। तो पोटेंशियल पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, बी एक्सियल। अगर बी एक्सियल निकालना है तो क्या करेंगे, के p/r²। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर पोटेंशियल निकाले तो kp/r²। तो ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए कि अगर बी एक्सियल निकालना है तो kp/r² और ई एक्सियल निकालना है 2kp/r³। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इसी डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में फॉर्मूले ही पूछ लेता है कभी भी, क्योंकि ई एक्सियल पे कितना होगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप 2kp/r³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ई एक्सियल और वी एक्सियल क्या होगा। अगर हमें पूछे कि इक्वेटोरियल पे हमें अगर देखें तो यहाँ पे जो -q होगा और यहाँ +q होगा, ये तो आपको पता ही है डाइपोल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, इस तरफ हो जाएगी। जो ई की डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। किस तरफ, इस तरफ। तो जो ई की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो इस तरफ हो जाएगी। तो ई इक्वेटोरियल पर कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल पर कितना हो जाएगा, kp/r³। ये याद रखना है कि ई इक्वेटोरियल पर कितना होता है, kp/r³। तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे दे रखा था एक्सियल पे, ई एक्सियल 2kp/r³, यहाँ पे उसका क्या है, हाफ है। मतलब यहाँ पे जो एक्सियल पे होता है वो इसका डबल होता है इक्वेटोरियल का, ठीक है। आपको जो कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा होगा यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, बस आपको याद रख सकते हैं इससे। तो और यहाँ पे बी, जो बी होता है, बी इक्वेटोरियल पे वो 0 होता है। ये तो आपको याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे कितना 0 होता है, यहाँ फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, कितना होता है 0। तो ये 0 क्यों होता है, ये 0 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ -q है, यहाँ +q है। तो जो यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे वो 1 चार्ज की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट होगा दूसरे चार्ज की वजह से, तो वो क्या होता है, नेट क्या हो जाता है उसका, 0 हो जाता है। तो v इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, 0। तो हमने ये 2 केस पढ़ लिए कि अगर एक्सियल पे E एंड V निकालना है तो हम ये फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं, और इक्वेटोरियल पर निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई जनरल पॉइंट दे रखा है r, ठीक है, r डिस्टेंस दूर है और ये हमें दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और b मतलब पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे हमें पूछा है और ये थीटा दे रखा है, ठीक है, और हमें यह पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में ना आके थोड़ी इस एंगल पे आएगी, और ये एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, और ये एंगल अल्फा मान लिया है। तो इसके पैरेलल में अगर यहाँ लाइन खींचेंगे हम तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan अल्फा, क्या, tan अल्फा इजिकल टू tan θ/2 होता है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि tan अल्फा इजिकल टू tan θ/2 होता है। अगर यहाँ पे हमें E पूछे, क्या पूछे, इस पॉइंट पे हमें E पूछे, तो यहाँ E इजिकल टू क्या हो जाएगा, E इजिकल टू क्या होगा, हमें यही सब लिखना है, क्या, kp/r³। तो जब यहाँ पे पूछे जनरल पॉइंट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला है सेम टू सेम ये लिख दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा, क्या आएगा, यहाँ 1 + के 3 cos² थीटा और आएगा साथ में। तो ये फॉर्मूला आपको भी याद रखना है अगर E किसी पॉइंट पे पूछे तो। अगर E कोई जनरल पॉइंट ले लिया है कहीं पर भी तो kp/r³ 1 + के 3 cos² थीटा, थीटा आपको दे रखा होगा, और tan अल्फा और tan थीटा का आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर इसी पॉइंट पे B पूछे तो क्या करोगे, यहाँ आपको B भी पूछ सकता है, तो इस पॉइंट पे अगर B पूछे तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ B पूछे तो अब मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। B इजिकल टू
इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको जगह होगी तो आप यहीं लिख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, ये इस जो स्लाइड में है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जेईई मेंस या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिखिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। और मैं अभी इसी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ जो जेईई मेंस में आ चुका है, तो आप नोट डाउन कीजिए। जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपने याद कर लिए होंगे। मैंने इक्वेटोरियल पर और एक्सियल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना सिखाया था, और एक जनरल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है तो वो भी मैंने सिखा दिया है। तो अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। तो जो हमें डिस्टेंस दे रखी है वो डाइपोल के सेंटर से दे रखी है। ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करती है। तो आप तो देख लीजिए डिस्टेंस कैसे रखी है। जैसे हमें कोई डाइपोल है, डाइपोल आपको पता है क्या होता है, जैसे -q और ये डिस्टेंस r दे रखी होगी और ये +q दे रखा है। तो जो सेंटर होता है यहाँ हम क्या है d मान लेते हैं, ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, लेकिन जो ये वाली डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r दे रखी है, ये r दे रखी है और ये r। तो ये क्या कितनी डिस्टेंस होगी, तो d = 2r होगी क्या नहीं, तो ये हो गई 2r। लेकिन हमें जो डिस्टेंस है वो सेंटर से दे रखी है। तो हमने जो इक्वेटोरियल था हम आपको बता देते हैं यहाँ पर अभी कि जो डाइपोल है ये, अगर ये डाइपोल रखा है, ठीक है, ये क्या है डाइपोल दे रखा है हमें यहाँ -q और ये +q, ठीक है, ये हमारा डाइपोल है। तो डाइपोल की डायरेक्शन में अगर कोई लाइन खींचते हैं तो ये एक्सियल होती है। तो ये क्या होती है, एक्सियल लाइन, एक्सियल प्लेन हो गया, ठीक है। और ये जो दे रखी है हमें परपेंडिकुलर, डाइपोल के हमें परपेंडिकुलर जो लाइन दे रखी है ये क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल प्लेन, जो हम अभी सिखा चुके हैं आपको। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया और ये एक्सियल प्लेन हो गया। तो इक्वेटोरियल प्लेन में हम जो निकालते हैं, जो इक्वेटोरियल प्लेन में ई निकालते हैं, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है kp/r³। कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। और जो यहाँ होता है ई एक्सियल पे वो होता है 2kp/r³। तो अगर वो पूछिए कि डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करेगा, तो इक्वेटोरियल होता है या फिर एक्सियल होता, वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो डिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शनल है, r³। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह मैंने समझा दिया है और जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इक्वेटोरियल और एक्सियल पे हम कैसे निकालते हैं। तो अभी एक और अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इससे नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई डाइपोल दे रखा है तो हम ऐसा पॉइंट कहाँ लें थीटा एंगल पे कि वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आए। तो क्या है, हम ऐसे अभी हम इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल दे रखा है आपको, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन ये दे रखी है। तो हमें किस थीटा पे, ये किस थीटा पे ये एंगल कितना लें कि जो ये पॉइंट आएगा ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाए, डाइपोल के परपेंडिकुलर। डाइपोल के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वो वाई एक्सिस से चली जाएगी ना, तो ये हमें थीटा पूछा है। तो हम ऐसे करके अगर यहाँ निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा और ये अल्फा। अभी मैं ये निकालना सिखा चुका हूँ आपको, आप वीडियो को बैक कीजिए और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अल्फा कैसे निकालते हैं। तो आपने ये सीख लिया कि अल्फा का रिलेशन थीटा के साथ क्या होता है। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा फॉर विच ई परपेंडिकुलर टू डाइपोल। मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल आ जाए तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये हमने रिलेशन
वीडियो अगर आप पीछे करके देखोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा, और हमें यहाँ अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन में ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 90 माइनस के थीटा, ठीक है। तो जो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे अब हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पुट कर देंगे। तो 10 अल्फा कितना है? 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसी रिलेशन से हम थीटा निकाल लेंगे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि 10 90 माइनस के थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 10 थीटा अपॉन 2, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिला कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो गया। क्या हो गया? 10 स्क्वायर थीटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? √2। तो हमारा थीटा क्या निकल के आया? थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स √2। तो ये हमारा यहाँ से थीटा निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10 इनवर्स √2। अगर ये ऑप्शन में हमें दे रखा होता 10 इनवर्स √3, 10 इनवर्स √4 ऐसे करके अगर हमें दे रखा होता तो हमारा आंसर हमको पता है ये रिलेशन, तो इस रिलेशन के द्वारा हम अपना आंसर निकाल देते और जेईई मेंस में हमें 4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ये रिलेशन भी याद रखिए। आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए हैं डाइपोल के बारे में, आज डिटेल में मैंने ये सारी वीडियो में मतलब समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन।